मैं एक कैमरा खुफिया हूँ जो अवैध और आपराधिक गतिविधियों की गुप्त जांच के वीडियो बनाता। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस दिन एक पुलिसकर्मी प्रशंसक की सूचना मुझे एक ऐसे एकांत टापू तक ले जाएगी जो लोगों को निगल लेने जैसा लगता था। उसने बताया कि उस दूरदराज छोटे द्वीप पर बार बार लोगों के लापता होने के मामले होते हैं और मुझसे कहा कि मैं प्रकृति डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बनकर भेष बदलूं और सबूत जुटाने के लिए भीतर जाऊं। मैं गाँव वालों से सफलतापूर्वक अनुमति ले सकता। स्थानीय पुलिस ने भी मेरा स्वागत किया। द्वीप स्वर्ग सा सुंदर था, मगर वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं था। इससे भी अजीब यह कि गांव वाले कुछ ज्यादा ही मिलनसार थे। सब वहीं रह गए बुजुर्ग। मुझे देखते ही वे हाथ पकड़कर पूछते कि क्या मैं यहीं रुककर जिंदगी बिताना चाहूंगा। उनकी निगाहों में ऐसी मासूमियत थी कि कोई दरार नहीं दिखती। मैंने बातों बातों में गुमशुदगी के मामलों के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना। सब लोग एक सुर में कहते रहे कि सारे नौजवान शहर चले गए हैं, यहाँ बस हम जैसे बूढ़े रह गए। हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अपहरण या गुमशुदगी कैसे हो सकती है? क्या मुखबिर से गलती हुई? मैं पूरे द्वीप में घूम आया, सच में कुछ भी अजीब नहीं मिला। मैं निराश होकर सोच ही रहा था कि यह सफर बेकार गया। तभी अचानक कहीं से धीमी सिसकियों की आवाज आई, जानवर की करुण चीख, फिर इंसान की मदद की पुकार सी आवाज आ रही थी। मैं पीछा करते करते गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक जर्जर लकड़ी का झोंपड़ा अजीब ढंग से खड़ा था और उसमें हड्डियां जमा देने वाली ठंडक झलकती थी। दरवाजा धकेलकर खोला तो मैं सन्न रह गया। अंदर एक आदमी बंधा था, टखने में लोहे की जंजीर, शरीर पर चोटें, और वह बेहोश पड़ा था। ये जरूर गुमशुदगी के मामले से जुड़ा होगा। मैं सबूत के लिए कैमरा निकाल ही रहा था कि जैसे ही उसे निशाने पर लिया, पीछे से एक जानी पहचानी पुकार सुनाई दी, अले तुम फिर से काम चोरी कर रहे हो। ये गांव के बूढ़े दंपति थे। उनके चेहरे की सौम्यता पल भर में गायब हो गई और वे भयावह ढंग से ठंडी हंसी हंसने लगे। ये लड़का बहुत कमजोर है, काम करने की भी ताकत नहीं है। बेहतर है पिछली बार की तरह सबको बुलाकर इसे दफना दें। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तब मुझे समझ आया कि पूरे गांव के लोग साझेदार हैं और यह पहली बार नहीं था। मैं मुड़कर भागा। कैमरे में इतने सबूत थे कि उस भयानक कांड का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन 6 बजे की वापसी वाली नाव बस निकलने ही वाली थी। वही 3 दिन में एक बार चलने वाली अकेली नाव। अगर वह छूट गई तो मैं और आलई नाम का वह आदमी दोनों इसी द्वीप पर जिंदा दफना दिए जाएंगे। जब मैं घाट पहुंचा तो मुखबिर पुलिस वाला मेरी ओर हाथ हिलाकर चिल्ला रहा था, जल्दी नाव पर चढ़िए। नाव चलने ही वाली थी। मैंने राहत की सांस ली, दौड़कर आगे गया और कैमरे के सबूत उसे थमा दिए। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, जल्दी आलई को बुलाइए। लेकिन वह अचानक मुस्कुरा दिया और उसके पीछे के गांव वाले भी मुझे घेरते हुए पास आ गए। बूढ़ा दंपति मेरे सामने आकर धीरे से बोला, जिस मुखबिर की आप बात कर रहे हैं वह मेरा बेटा है। मैं वहीं सन्न रह गया, दिमाग खाली हो गया। टापू पर लोगों की कमी है, मैंने उससे ऑनलाइन पोस्ट करवाकर मजदूर ढूंढवाए। बूढ़े ने मेरे कंधे पर थपकी दी। उसकी आवाज अजीब थी, गांव वालों को आप ठीक लगते हैं, आज से आप ही अगले हैं। आलई चिल्लाया और तभी तेज दर्द उठा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया और जब फिर होश आया तो मेरे कानों में अब भी अलई का नाम गूंज रहा था, लेकिन चारों ओर लोहे की जंजीरें पकड़े गांव वाले खड़े थे। मैं चीखकर विरोध करना चाहता था, पर समझ आया कि मैं हिल भी नहीं सकता। तब पता चला कि मैं सच उजागर करने आया जासूस नहीं, बल्कि खुद जाल में फंसा शिकार था। जो द्वीप देखने में भोला लगता था, वह असल में गुमशुदगी के मामले का स्थल नहीं, बल्कि एक बड़ा कैदखाना था, जो नम्रता को चारे की तरह इस्तेमाल कर वहां आने वाले हर बाहरी को फंसाता था। और अब मैं उनकी नई मजदूरी बन गया था। सच्चाई अक्सर परछाइयों में छिपी रहती है। उस एकांत द्वीप की साजिश अब भी जारी है। गुमशुदगी का षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ और इस दुनिया की दुर्भावना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और बचाव से परे है।